स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन होगी। हमारी चर्चा होने वाली है इन जनरल अबाउट दी रेफ्यूजीज। तो हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की रेफ्यूजी पॉलिसी के बारे में, इंडिया की रेफ्यूजी हैंडलिंग की हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे और एक सवाल उठाएंगे, शुड इंडिया चेंज इट्स पॉलिसी ऑन रोहिंग्या रेफ्यूजीज? या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं, हैज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन रोहिंग्या रेफ्यूजीज चेंज्ड? ये डिस्कशन क्यों हो रही है? क्योंकि रीसेंट टाइम्स में एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है। एक यूनियन मिनिस्टर ने कमेंट किया था कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज वुड बी हाउस्ड इन दिल्ली। उसके बाद एक फ्लिप फ्लॉप भी हुआ, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से उसका रिट्रैक्शन भी हुआ। तो हम लोग उस चीज के बारे में, उस खबर के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इन जनरल हम लोग चर्चा करेंगे कि इंडिया की रेफ्यूजी हैंडलिंग पॉलिसी क्या है। चर्चा शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। थोड़ा सा लंबा सवाल है, टिपिकल यूपीएससी की तरह बहुत सारा कंटेंट होता है, पढ़ते पढ़ते आपके 30 सेकंड चले जाते हैं। Addressing the issues of refugees and providing equal rights to them is one of the greatest challenges in front of host nations all around the world, not just India. In light of the above statement, discuss how has India handled the issue of refugees with special focus on Rohingya refugees. Do you think India should bring a comprehensive law for refugees in our country? इस सवाल का जवाब देने के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट या फिर फॉर्डर आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस के बारे में, उसके बाद हम लोग खबर के ऊपर चलेंगे क्यों हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, एंड देन विल टॉक इन जनरल अबाउट इंडियाज रेफ्यूजी हैंडलिंग। अगर आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को बिलोंग करते हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए डबली इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट के आइडियाज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे विवेक काटजू की आइडियाज़ के बारे में। विवेक काटजू इज फॉर्मर एम्बेसडर, IFS ऑफिसर। ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड इन म्यांमार, यानी कि म्यांमार के एम्बेसडर थे वो, इंडियन एम्बेसडर टू म्यांमार। ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड इन मेनी अदर साउथ एशियन कंट्रीज। तो इनके आइडियाज़ को भी देखेंगे जिनको आप कोट कर सकते हो इन योर PSIR आंसर्स, बट इन जनरल ऑल्सो उनके आइडियाज़ को देखेंगे जो आप GS में भी इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट द मेंशन। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। टू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन स्टे विथ मी, बट बिफोर दैट, if you are preparing for UPSC Civil Services, you do know that the Foundation Batch 4 has already begun on 22nd August 2022. Again, there is no need to be disillusioned or disappointed because you still have opportunity till 31st August 2022 to get admission. Means the new admissions are closing on this particular date. You have just a couple of days to get the admission. You know Study IQ's intention. We strive for quality content at affordable prices. In this particular live foundation batch, you will get more than 900 hours of live teaching. You will get one-to-one mentorship. You will get group mentorship. You will get current affairs programs. You will get success in prelim program. In fact, you will also get the prelims test series for this price, 18,999 only. Although the company price is higher, but if you use the code RAHULLIVE, you will get the entire course for 18,999. So enroll before 31st of August 2022. Already the classes have begun. If you think that you'll miss out some classes, recorded classes are available which you can watch multiple times, right? चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है रोहिंग्या एथनिक क्राइसिस के ऊपर, रोहिंग्या रेफ्यूजीज के ऊपर। अगर हम लोग इस इशू को समझे, देखिए अगर हम लोग म्यांमार की बात करें, म्यांमार की जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी आपको क्या मिलेगी? मेजॉरिटी इज द बुद्धिस्ट, राइट? बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इज मेजॉरिटी। लेकिन वहां पे दूसरी कम्युनिटीज भी है, प्रेडोमिनेटली मुस्लिम रोहिंग्या पॉपुलेशन आपको रखाइन स्टेट में मिलेंगे टुवर्ड्स द सदर्न साइड, और द साउथ वेस्टर्न साइड आपको मिलेंगे इन रखाइन स्टेट। लेकिन अगर हम लोग म्यांमार की हिस्ट्री देखें तो एथनिकली वो थोड़ा सा डोमिनेंट रहे हैं। दूसरे एथनिसिटीज या फिर दूसरे रिलीजन्स को वो ज़्यादा टॉलरेट नहीं किया हुआ है शुरुआत से। अगर हम लोग म्यांमार की बात करें, 1948 में वो इंडिपेंडेंट हुए। उससे पहले इंडिया का ही भाग थे 1937 तक, लेकिन 1937 में बर्मा को अलग किया गया, ब्रिटिश रूल के अंडर था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बर्मा के ऊपर, यानी कि म्यांमार के ऊपर जापानीज ऑक्यूपेशन हुआ था। लेकिन जल्द ही एलाइड फोर्सेस ने वापस लिया और 1948 में म्यांमार यानी कि बर्मा या फिर आज का म्यांमार इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन बड़ी ही जल्द 1962 में वहां पे मिलिट्री रूल आया।
वहां पे एक कू डीटा हुआ, उस कू में मिलिट्री ने पावर कैप्चर कर लिया। और उसी साल कहीं ना कहीं रखाइन स्टेट में एक मुस्लिम रिबेलियन भी हुआ, यानी कि रोहिंग्या पॉपुलेशन का रिबेलियन हुआ, सीकिंग ऑटोनॉमी, दे वर आस्किंग ऑटोनॉमी। लेकिन जैसे ही मिलिट्री का रूल हुआ 1962 में, इनफैक्ट म्यांमार में 1962 से 2011 तक मिलिट्री का ही रूल रहा है, और मिलिट्री रूल काफी स्ट्रिक्ट रूल था। जैसे ही रोहिंग्यास ने एक रिबेलियन किया, उसके बाद उनकी एथनिक क्लेंजिंग शुरू हुई। ये कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली जो रोहिंग्या पॉपुलेशन है 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख के आसपास पॉपुलेशन थी रखाइन स्टेट में। लेकिन 1970 से ही, इनफैक्ट 1962 के बाद धीरे धीरे एथनिक क्लेंजिंग शुरू हुई। 1977 में एक नया सिटीजनशिप लॉ आया, जहां पे स्पेसिफिकली रोहिंग्यास को एक्सक्लूड किया गया। तो रोहिंग्यास बेसिकली स्टेटलेस बन गए, यानी कि वो म्यांमार में तो है लेकिन म्यांमार के सिटीजन्स नहीं बने। और तब से लेकर एथनिक क्लेंजिंग शुरू हुई। धीरे धीरे रोहिंग्या की जो पॉपुलेशन थी वो म्यांमार छोड़कर बाहर निकलने लगी, रेफ्यूजी का स्टेटस लेने लगे, एसाइलम सीख करने लगे दूसरे देशों में। 2015 में भारी मात्रा में एक्सोडस हुआ, क्योंकि वहां पे मिलिट्री स्पॉन्सर्ड, ये कहा जाता है कि मिलिट्री स्पॉन्सर्ड एक ऑपरेशन हुआ, या फिर बुद्धिस्ट लोगों ने अटैक किया था। तो 2015 में बहुत सारा एक्सोडस हुआ, 2017 में भी बहुत सारा एक्सोडस हुआ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कहां कहां पे आपको रोहिंग्या रेफ्यूजीज मिलेंगे, राइट, प्रिडोमिनेटली दिस इज द रखाइन स्टेट जो मैं आपको बता रहा हूं, टुवर्ड्स दी साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ म्यांमार। यहाँ पे वो इशू हुआ जहां पे मिलिट्री ने, मैं कहूंगा मिलिट्री परसिक्यूटेड मैनी रोहिंग्यास, सो दे स्टार्टेड एक्सोडस। तो कुछ लोग साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चले गए, थाईलैंड में कुछ रेफ्यूजीज है, मलेशिया में 1.5 लाख के आसपास रेफ्यूजीज है, इंडोनेशिया में 1000 रेफ्यूजीज है, म्यांमार में अभी भी लोग है कहा जाता है। लेकिन बांग्लादेश ने सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट किया है। केवल 2017 में ही अराउंड 7 लाख रेफ्यूजीज दे एंटर्ड बांग्लादेश। इंडिया में भी ये कहा जाता है कि 40,000 के आसपास रोहिंग्या रेफ्यूजीज है। इसके अलावा पाकिस्तान एक्सेप्टेड 3.5 लाख, यूएई में 10,000, सऊदी अरब में 2 लाख के आसपास। तो रोहिंग्या रेफ्यूजीज अलग अलग देशों में, कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स में जा चुके हैं, कुछ दूसरी जगह जा चुके हैं। इंडिया में भी 40,000 रोहिंग्या रेफ्यूजीज है। और 2017 से ही इन 40,000 रोहिंग्या रेफ्यूजीज की जो एग्जिस्टेंस के ऊपर, मैं कहूंगा नॉट एग्जिस्टेंस पर से, बट उनके अधिकार के ऊपर किस तरह उन्हें हैंडल किया जाएगा, इसके ऊपर एक सवाल जरूर है। ये क्यों है? क्योंकि इंडिया की रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, देयर इज नो कोहेरेंट रेफ्यूजी पॉलिसी। हम लोगों ने रेफ्यूजी कन्वेंशन को एक्सीड नहीं किया है। तो थोड़ी देर में हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा डिस्कशन हो क्यों रहा है? 2017 से ऑलरेडी रोहिंग्या रेफ्यूजीज आर इन इंडिया, बट अब हाल ही में एक खबर आई, हाल ही में एक ट्वीट आया यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का, जिन्होंने कहा कि इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव सॉट रेफ्यूज इन आवर कंट्री। तो हैश रोहिंग्या रेफ्यूजीज के बारे में उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा रोहिंग्या रेफ्यूजीज को ईडब्ल्यूएस फ्लैट मिलेंगे। रोहिंग्यास आर प्रेडोमिनेटली मुस्लिम्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम म्यांमार इनटू इंडिया, तो उन्हें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के फ्लैट्स मिलेंगे इन बकरवाला एरिया ऑफ दिल्ली। दे विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बेसिक एमिनिटीज। यानी कि इस ट्वीट का मतलब यह हुआ कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज को इंडिया में इंटीग्रेट किया जाएगा, एसिमिलेट किया जाएगा, यानी कि उन्हें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के फ्लैट थे तो वो दिए जाएंगे, और वहां पे उनकी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज का आईडी रहेगा, राउंड द क्लॉक उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलेगी। कुछ इस तरह का एक ट्वीट आया। जैसे ये ट्वीट आया तो काफी खलबली हुई। उसके बाद एक रेस्पॉन्स आया था विश्व हिंदू परिषद से। वीएचपी ने बताया कि सेंटर का जो प्रपोजल है, ऑल्दो यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया था ट्विटर पे, बट इन्होंने लिखा सेंटर ने जो प्रपोजल किया है टू रीसेटल रोहिंग्यास, इट इज क्वाइट डिप्लोरेबल। इन्होंने कहा कि उन्हें वापस भेज दीजिएगा, रीपैट्रिएट देम, सेंड देम बैक टू म्यांमार। अब इसके बाद इतना ज्यादा हो हल्ला होने के बाद एमएचए स्वूप्ड इन, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ओवर रूल किया जो ट्वीट किया था हरदीप सिंह पुरी ने, और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कुछ इस तरह का डिसीजन नहीं लिया है। देयर इज नो मूव टू शिफ्ट रोहिंग्यास टू ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स। और अभी भी इंडिया की जो रेफ्यूजी पॉलिसी रहती है, जहां पे इंडिया कहता है कि अगर इंडिया में रेफ्यूजीज आए हैं, वी ट्राई टू रिलोकेट देम बैक टू देयर स्पॉट, राइट, यानी कि रिपैट्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस तरह का विवाद हुआ, यानी कि अभी भी इंडिया की जो फॉरेन रेफ्यूजी पॉलिसी, आई वुडंट से फॉरेन पॉलिसी बट रेफ्यूजी पॉलिसी है, दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क, जहां पे अगर रेफ्यूजी इंडिया में आते हैं तो रिलोकेट या फिर हम लोग रिपैट्रिएट करने की बात करते हैं। तो इसके बाद एमएचए ने कहा कि वी विल ट्राई टू रिपैट्रिएट देम बैक इनटू म्यांमार और विल सेंड देम टू सम अदर कंट्री। तो डिपोर्टेशन की भी बातें हो रही थी। अब इससे हमें चर्चा करनी पड़ेगी क्यों हो रहा है।
व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट रेफ्यूजीज, देखिए इंडिया और रेफ्यूजी का जो नाता है वो काफी पुराना है। हम जानते हैं कि 1947 में देखिए जो पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन में दो देश बने, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ इंडिया बना। तो इंडिया से बहुत लोग पाकिस्तान, पाकिस्तान से बहुत लोग इंडिया आ गए। तो जो लोग पाकिस्तान से इधर आए थे, रेफ्यूजी का स्टेटस हम लोग कह सकते, तो उन्हें भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया। अगेन whoever wanted to India, I wouldn't call them refugees per se, right? So they came back. अब बहुत सारी कॉलोनीज आपको मिलेंगी इन दिल्ली, इन मेनी एरियाज वेयर पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया हैव बीन एसिमिलेटेड। लेकिन उसके बाद भी पार्टीशन ऑफ इंडिया का तो एक यूनिक केस रहेगा, इसके बारे में विल नॉट डिस्कस टू मच। लेकिन अगर हम लोग दूसरे रेफ्यूजीज की बात करेंगे तो 1959 में टिबेटन रेफ्यूजीज आना शुरू हो गए। इंडिया ने टिबेटन रेफ्यूजीज को भी यहां पे शरण दी। इनफैक्ट टिबेट की जो गवर्नमेंट इन एक्साइल चलती है वो भारत से ही चलती है। 1971 वॉर के बाद, तो यानी कि बांग्लादेश वॉर के बाद, तो देयर वाज एन इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश एरिया। एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको बहुत सारे बांग्लादेशी रेफ्यूजीज मिलेंगे और कई सालों से, कई दशकों से अभी वो इंडिया में रह रहे हैं। इसके ऊपर भी सवाल आता है, आपने असम के प्रोटेस्ट देखे होंगे, जो एनआरसी की अपडेट के बारे में बात की होगी। अगेन दैट्स द इशू। श्रीलंका में जब सिविल वॉर हुआ 1980 से 2013 तक, तब भी बहुत सारे तमिलियन रेफ्यूजीज दे केम फ्रॉम श्रीलंका इनटू इंडिया। और हाल ही में रोहिंग्या रेफ्यूजीज का केस, स्पेशली 2017 के बाद, क्योंकि 2017 में बहुत ज्यादा एक्सोडस हुआ था, जिससे 40,000 के आसपास रोहिंग्यास इंडिया में भी मिलेंगे। यानी कि बहुत सारे रेफ्यूजीज अभी भी इंडिया में रहते हैं, लेकिन वी डू नॉट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव रेफ्यूजी पॉलिसी या फिर कॉम्प्रिहेंसिव रेफ्यूजी लॉ। ये क्यों होता है? क्योंकि इंडिया ने साइन नहीं किया है 1951 का रेफ्यूजी स्टेटस कन्वेंशन, यानी कि इंडिया ने इसको एक्सीड नहीं किया है। इसके बाद 1961 में एक प्रोटोकॉल भी आया था। इन दोनों चीजों को इंडिया ने साइन भी नहीं किया, रेटिफाई भी नहीं किया है। अब ये कन्वेंशन क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र के मल्टीलैटरल ट्रीटीज है, जहां पे किसी भी देश से अगर रेफ्यूजीज आएंगे तो उन्हें रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें असाइलम ग्रांट करे। इस तरह के नॉर्म्स बने हुए हैं इन दी रेफ्यूजी कन्वेंशन, लेकिन इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इंडिया में किस तरह गवर्न होता है? इंडिया में फॉरेनर्स एक्ट है 1946 का, जिसका सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 है, जो केंद्र को अधिकार देता है कि हम लोग फॉरेन नेशनल्स को डिपोर्ट करें, जहां से वो आए हैं हम लोगों ने वापस भेजे वहां पे। इस तरह का अधिकार जरूर देता है। लेकिन इंडिया ने बहुत सारे रेफ्यूजीज के साथ इस पर्टिकुलर पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत सारे रेफ्यूजीज जो बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, तिब्बत से हो, अभी भी इंडिया में हाउस्ड है, राइट? अभी भी वो इंडिया में हाउस है। उन्हें इंडिया ने शरण दी है, डिस्पाइट नॉट हैविंग ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। अब देखिए, इस रेफ्यूजी कन्वेंशन का एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है? नॉन रिफाउलमेंट का। कभी कभार ये टर्म भी आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर एक सिंपल सा एमसीक्यू भी बन सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रिफाउलमेंट? नॉन रिफाउलमेंट एक कॉन्सेप्ट है 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन में, जहां पे अगर रेफ्यूजी एक देश से जहां पे वो परसिक्यूट हो रहे हैं, जहां पे उन्हें काफी खतरा है, जैसे कि म्यांमार से अभी, तो उन्हें उस देश को वापस नहीं भेजेंगे। जहां पे भी वो सीरियस थ्रेट फेस कर रहे हैं, दी होस्ट नेशन विल नॉट सेंड देम बैक। और ये कहीं ना कहीं एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बन चुका है। देखिए, सिंस इंडिया 1951 कन्वेंशन को एक्सेप्ट नहीं करता, तो नॉन रिफाउलमेंट को भी हम कहीं ना कहीं फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसीलिए फॉरेनर्स एक्ट में अधिकार है कि केंद्र सरकार उन्हें वापस डिपोर्ट कर सकता है। लेकिन कई बार इंडिया ने नहीं किया है बहुत सारे रेफ्यूजीज के साथ। तो इस चीज का मतलब क्या है कि इंडिया की जो पॉलिसी रही है, डिस्पाइट नॉट हैविंग डिफाइंड रूल्स, इंडिया का एक बहुत ही अच्छा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रहा है, राइट? इनफैक्ट इंडिया ने 2016 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को साइन किया था, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स। इसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने रिजॉल्व किया था कि रेफ्यूजीज और माइग्रेंट्स को बेसिक अधिकार देंगे, बेसिक एमिनिटीज मिलेंगे। तो इंडिया ने इसको साइन किया है, इंडिया ने वोट किया था फॉर दिस रेजोल्यूशन। And so somehow we can say, again, binding commitments तो नहीं है, but we do go for a humane approach. इनफैक्ट हमारे संविधान की जब हम लोग बात करते हैं, तो संविधान में भी देखिए आर्टिकल 14 प्रॉमिस्ड है। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि नॉट टू डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन इंडिया। तो ये सिटीजन्स को भी लागू होगा, रेफ्यूजीज को भी लागू होगा। आर्टिकल 21 है हमारे पास, जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देता है। ये भी अप्लाई करता है एलियंस, नॉट एलियंस पर से, बट आई वुड से फॉर द असाइलम सीकर्स, फॉर द रेफ्यूजीज। इसके अलावा आर्टिकल 51C है हमारा, जो डीपीएसपी है, जहां पे सरकार को
स्टेट को एंडेवर करना होता है कि इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटीज को वो अबाइड करे, जैसे कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है तो उसको अबाइड करे। इसके अलावा ऑल्दो हमारी सरकार से यानी कि लेजिस्लेशन से लेजिस्लेटर्स जो है, जो हमारी पार्लियामेंट हो गई या फिर एग्जीक्यूटिव हो गई, उनसे क्लियर कट चीजें नहीं आई, लेकिन इंडियन जुडिशियरी ने टाइम एंड अगेन एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को जरूर फॉलो किया है, राइट। 1996 में एनएचआरसी वर्सेस अरुणाचल प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बताया है कि स्टेट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, सिटीजन हो या कोई भी हो, उन्हें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी होनी चाहिए, यानी कि रेफ्यूजीज के भी अधिकार है इंडिया में। इसके अलावा एक बहुत ही लैंडमार्क केस है डोंग लियामखाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया ऑल्दो हम लोग रेफ्यूजी कन्वेंशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो रेफ्यूजी कन्वेंशन का नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है इट नॉट जस्ट कम्स फ्रॉम द कन्वेंशन बट इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है। यानी कि अगर किसी ने भारत देश में शरण ली है, कोई रेफ्यूजी इंडिया में आया है, तो उन्हें डिपोर्ट नहीं करना चाहिए वहां पे जहां उन्हें खतरा है, उनकी जान को खतरा है, इफ देयर इज अ सीरियस थ्रेट, जहां पे वो परसिक्यूट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बचाव जरूर किया है रेफ्यूजी की क्राइसिस में, उन्होंने कई लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी जो रवैया रहा है वो थोड़ा सा डिफेंसिव रहा है इन रीसेंट टाइम्स। ये अप्रैल 2022 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रोहिंग्या रेफ्यूजीज के ऊपर ही कमेंट किया कि सम इश्यूज आर बेस्ट लेफ्ट टू द एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव को पावर रहेगा कि इसके ऊपर वो डिसीजन ले। तो आपने देखा कि एमएचए ने हाल ही में एक फ्लिप फ्लॉप किया, यूनियन मिनिस्टर से एक स्टेटमेंट आया कि उन्हें हाउसिंग मिलेगी, एमएचए से एक वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट हुआ, तो अभी भी वही स्टेटस जो पहले था, राइट। अब आपको अगर सवाल पूछा जाए, जो हम लोगों ने सवाल के साथ डिस्कशन की थी कि इंडिया की पॉलिसी कैसी है, इंडिया का रेफ्यूजी हैंडलिंग जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है, मैंने आपको बताया बहुत सारे रेफ्यूजीज इंडिया में भी हाउस्ड है, रोहिंग्या रेफ्यूजीज के बारे में चर्चा चल रही है। हाउ डू वी डिस्क्राइब इंडियाज रेफ्यूजी हैंडलिंग? सबसे पहली चीज तो ये है कि इंडिया हैज नॉट साइंड द रेफ्यूजी कन्वेंशन। अब सबको लगता है कि अगर इंडिया ने रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया तो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब होगा, इंडिया में रेफ्यूजीज को अधिकार नहीं मिलते हैं क्या, कि इस तरह के सवाल उठ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआती दौर से जैसे कि मैंने आपको बताया, टिबेटन्स इंडिया में मिलेंगे, श्रीलंकन्स आपको इंडिया मिलेंगे, अफगान्स आपको इंडिया मिलेंगे, भूटानीस आपको इंडिया में मिलेंगे, इनफैक्ट म्यांमार से रोहिंग्यास भी आपको इंडिया में मिलेंगे। इंडिया हैज हाउस्ड thousands, more than thousands, hundreds of thousands of refugees from different countries. तो इंडिया का काफी ह्यूमेन अप्रोच रहा है डिस्पाइट नॉट एडहेरिंग टू यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन इंडिया ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। दूसरा सवाल यह है, क्या इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होती है विथ रिस्पेक्ट टू रोहिंग्या रेफ्यूजीज? अब देखिए, इसका उत्तर विवेक काटजू देते, जो आर्टिकल जिससे हम लोगों ने शुरुआत की उसमें कमेंट हुआ था, यानी कि एक तरफ एम्बेसडर विवेक काटजू थे, दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स एक रिप्रेजेंटेटिव थी मीनाक्षी गांगुली। तो इस क्वेश्चन के ऊपर रोहिंग्या रेफ्यूजीज के बारे में क्या उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे देश में, इसके ऊपर फॉर्मर एम्बेसडर विवेक काटजू कहते हैं कि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। देखिए, इंडिया के अंदर काफी ज्यादा टेररिज्म हम लोगों ने देखी है, राइट, इंटरनेशनल इस्लामिस्ट टेररिज्म। तो इसकी वजह से हमारा जो अप्रोच रहा है या फिर हमारी जो थॉट प्रोसेस रही है थोड़ा सा कंजर्वेटिव रही है। तो हम लोग अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, यानी कि यस देयर इज अ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स रेफ्यूजीज, बट अगेन वी हैव टू थिंक अबाउट द सिक्योरिटी एंगल ऑल्सो। तो इसीलिए इंडिया में ऑल्दो हम लोगों ने इंटरनेशनल रेफ्यूजी कन्वेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड कई दूसरे देशों से अच्छा है, ये कहते हैं। अगर हम लोग दूसरे कंट्रीज की बात करें, सऊदी की बात करें या फिर यूएई की बात करें, फिर पाकिस्तान की बात करें या फिर दूसरे देशों की बात करें जहां पे रोहिंग्या रेफ्यूजीज है, वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन जरूर होता है। दे हैव नॉट बीन गिवन इक्वल राइट्स विद अदर मुस्लिम्स इटसेल्फ, ये हाईलाइट करते हैं विवेक काटजू। बट इंडिया में थोड़ा सा सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थोड़ा सा ट्रम्प हो जाती है। इसके अलावा मीनाक्षी गांगुली हाईलाइट करती है कि यस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ discrimination towards Rohingya refugees right now, mainly because of the Citizenship Amendment Act, जहां पे particularly Muslims persecuted from the neighboring countries
जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां से उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये अधिकार उन्हें नहीं मिल रहा है, तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दोनों पहलू मैंने आपको बता दिए, एक डिफेंसिव और एक दैट डिस्क्रिमिनेशन इज हैपनिंग, राइट। इसके अलावा एक और सवाल उठता है, जो रोहिंग्या का क्राइसिस है, इंडिया में रोहिंग्यास अभी है, जैसे कि आपने देखा एक स्टेटमेंट आया कि उन्हें अभी कहीं ना कहीं इंटीग्रेट किया जाएगा, तो क्या ये एक डिप्लोमेटिक कंसर्न बनेगी? क्या इससे बायलैटरल टाइज म्यांमार के साथ खराब हो सकते हैं? अब इसके ऊपर फॉर्मर एम्बेसडर विवेक काटजू कहते हैं, इंडिया के लिए मेजर सिक्योरिटी इंटरेस्ट है म्यांमार में। 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा हमारी बाउंड्री है विथ म्यांमार, तो हमारे लिए विवेक काटजू कहते हैं सिक्योरिटी इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और राइट, और सिक्योरिटी मेंटेन करनी है तो हमें अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने पड़ेंगे विथ म्यांमार। और अभी म्यांमार में क्या है, म्यांमार में राइट नाउ देयर इज मिलिट्री रूल। ऑफ कोर्स कुछ सालों पहले वहां पे आंग सान सूकी की एनएलडी सरकार थी, राइट, लेकिन अभी वहां पे मिलिट्री रूल चल रहा है। और म्यांमार में पहले से ही एथनिसिटी एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। 1960 से मैंने आपको बताया कि परसिक्यूशन हो रहा है, रोहिंग्यास एक्सोडस हो रहा है, तो जेनोफोबिया इज अ प्रॉब्लम, और इससे इंडिया इज सिंपैथेटिक विद इट, बट अगेन इंडियन गवर्नमेंट अल्टीमेटली हैज टू डील विथ म्यांमार मिलिट्री, जो पहले से हम लोगों ने देखा ही थोड़ा सा टफ रहा है। तो इसके चलते दिस कैन पुट इंडिया इन अ ट्रिकी सिचुएशन, स्पेशली रोहिंग्या रेफ्यूजीज बीइंग हाउस्ड इन इंडिया, दैट दिस कैन पुट इंडिया इन अ ट्रिकी सिचुएशन डिप्लोमेटिकली, ये कहते हैं। इसके अलावा फाइनल क्वेश्चन ये है, डू वी नीड अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव रेफ्यूजी पॉलिसी और अ नेशनल लॉ विथ रिस्पेक्ट टू रेफ्यूजीज? अब देखिए, अगर हम लोग मीनाक्षी गांगुली की बात करें, शी ऑफ कोर्स सेज यस, क्योंकि द ह्यूमन राइट्स की तरफ से ह्यूमन राइट्स डायरेक्टर है वो, यस देयर इज अ नीड, टेक्निकली देयर इज अ नीड। इनफैक्ट मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा कि 2015 में एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था, उस बिल का नाम था असाइलम बिल 2015 एंड इट वाज ब्रॉट बाय शशि थरूर, जहां पे एक इंडिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की बात की गई थी, अगर कोई इंडिया में रेफ्यूज लेने आए तो उन्हें असाइलम दिया जाए, कुछ इस तरह के प्रोविजंस लाए गए थे, बट अगेन उसके ऊपर कुछ ट्रैक्शन नहीं आया। क्यों इतना टफ होता है? अब आइडियल सिनारियो में तो इंडिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव रेफ्यूजी पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव रेफ्यूजी लॉ लाने की जरूरत है, असाइलम लॉ लाने की जरूरत है, लेकिन इंडिया में ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि देयर आर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स। देखिए, इंडिया में पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी प्लस पॉलिटिक्स का इतना बड़ा कनेक्ट है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और सवाल रहता है कि क्या हम लोग रेफ्यूजी कन्वेंशन को एक्सीड करें? देखिए, शुरुआती दौर से इंडिया, कोई भी कन्वेंशन हो, कोई भी ट्रीटी हो, अगर इंडिया को लगता है डिस्क्रिमिनेटरी है तो इंडिया उसको फॉलो नहीं करता। सो रेफ्यूजी कन्वेंशन इंडिया कंसिडर्ड राइट फ्रॉम ओरिजिन टू इट्स प्रोविजन दे आर डिस्क्रिमिनेटरी। इनफैक्ट इंडिया ने इस चीज के ऊपर बहुत बार हाईलाइट भी किया है, जिन लोगों ने भी रेफ्यूजी कन्वेंशन को भी एक्सेप्ट किया है, क्या वो रेफ्यूजीज को सही से ट्रीट कर रहे हैं? जो लोग चैंपियन बनते हैं ह्यूमन राइट्स के, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, किस तरह जर्मनी रेफ्यूजीज को हैंडल कर रहा है, किस तरह इटली रेफ्यूजीज को हैंडल कर रहा है, किस तरह स्वीडन रेफ्यूजीज को हैंडल कर रहा है, क्या वहां पे इक्वल राइट मिल रहे हैं विथ द वाइट्स? ये सवाल जरूर उठता है। तो इंडिया शुरुआती दौर से इसको डिस्क्रिमिनेटरी करार देकर इसका अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं किया, बट नॉनदलेस इंडिया का जो अप्रोच रहा है अभी तक, इट हैज बीन क्वाइट ह्यूमेन एंड टेक्निकली और आइडियली हम लोग कहें तो इंडिया में यस इट वुड बी बेटर अगर एक लॉ बने, असाइलम लॉ या फिर रेफ्यूजी पॉलिसी बने, बट अगेन पॉलिटिक्स प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स देयर आर सम लिमिटेशंस, बट लेट अस होप दैट सम डे इट हैपन्स, राइट? सो टिल दैट टाइम विल वेट। आई होप कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आपको जो सवाल हम लोगों ने उठाया था, उस सवाल को जवाब देने के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट मिला होगा। अगर इस चीज़ के प्रति कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई खबर आएगी, तो हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। But that is it right now in this particular discussion. Thank you for watching this video. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए कि you can always follow me on my social media handle राहुल साई 222 RAHUL SAI 222। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा टेलीग्राम चैनल, सभी का ID सेम है। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रेस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू अगेन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।